today I am going to explain the lesson Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Please remember it. This is an explanation which is fully different from translation, so keep in mind. This is not a translation, this is a explanation, because what the words are saying they differ in the meaning. जैसे हमारा पाठ का पहला नाम दिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग, शाब्दिक अर्थ में जाएंगे तो बसंत खो गया। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, बचपन के चोरी होने की कहानी। जबकि इसके गहन अर्थ में जाएंगे आप तो बसंत से उसने जो अंदाजा लगाया कि हमारी खुशियों का, हमारी उम्मीदों का, हमारे उत्प्लवन का, इन सब चीजों का हनन हो जाना, यही चोरी है। इनको हमसे चोरी कर लेना मतलब आपसे, आपकी बिना जानकारी के। चोरी का अपना में आप में एक बहुत गहरा महत्व है। चोरी मतलब क्या होता है? आपकी जानकारी के बिना अगर कोई आपकी कीमती वस्तु आपसे ले ले तो वह कहलाती है चोरी। तो यहां पे वही बताया गया कि क्या चोरी हुआ। फिर नीचे में लॉस्ट, क्या खो गया, क्या चोरी हुआ? भाई बचपन, जो सबसे कीमती चीज है हमारे जीवन का। अगर हम अपने जीवन को चारों तरफ से ढूंढने जाएं तो सबसे कीमती चीज हमको क्या मिलती है? हमारा बचपन। और वही अगर हमसे कोई चुरा ले तो हमारे लिए क्या बचा? तो इस पाठ में लॉस्ट स्प्रिंग में हमारी जो राइटर है एन.एस. जंग, उन्होंने 2 कहानियों के माध्यम से हमें इस पूरे थीम को अवगत कराने का प्रयास किया है। She has tried to explain us what happened and how this childhood has been stolen. 2 कहानियां हैं। Sometimes I find a rupee in the garbage and I want to drive a car. इसमें जो पहला है Sometimes I find a rupee in the garbage, कभी कभी मुझे 1 रुपए मिल जाता है कचड़े में से। इस कहानी का जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट, उसको आप हीरो नहीं बोल सकते। हीरो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हीरो मतलब फिर वो कुछ एक्टिव पार्ट लेता है। ये प्रोटैगनिस्ट है, ये इसका लीडिंग कैरेक्टर है। इसको हम नायक बोल सकते हैं लेकिन हीरो नहीं बोल सकते, ठीक है ना? क्योंकि इसके साथ कुछ घटनाएं हो रही हैं, वह कुछ नहीं कर रहा है। उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसे हमने मुख्य पात्र के रूप में बनाया है, और उसको बीच में रख के हमारी जो राइटर है एन.एस. जंग, वह बताती हैं कि वह एक साहेब नाम के लड़के से जो अक्सर मिला करती थी, उससे एक दिन पूछती हैं, क्यों भाई तुम क्यों करते हो, व्हाई डू यू डू दिस? और यह सवाल उनसे कब पूछा? जब उन्होंने उसे कचड़े में से कुछ ढूंढते हुए, और उस कचड़े में से ढूंढते हुए उसने क्या संज्ञा दी? स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड। मतलब वो उस कचड़े में से इस प्रकार से चीजें ढूंढ रहा था जैसे अगर आपका सोने का अंगूठी घूम जाए, अगर आपकी सोने की अंगूठी खो जाए, आपका सोने का छल्ला खो जाए, तो आप कैसे खोजोगे? बिल्कुल एक एक चीज को उलट के पलट के, तकिया के नीचे, गद्दे के नीचे, यहाँ वहां कैसे खोजोगे आप? एकदम मतलब अपने आप को ईगर कर लोगे एकदम बेचैनी से। यस सर। उसी प्रकार से वो उस कचड़े में से कुछ ढूंढ रहा था, इसीलिए उस लेखिका ने उसे क्या संज्ञा दी? स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड। ऐसे ढूंढ रहा है जैसे सोना ढूंढ रहा हो, और वह था भी उसके लिए सोना, क्योंकि उसमें से उसे जो भी मिलता, इट वाज जस्ट लाइक अ गोल्ड फॉर हिम। वह उसके लिए एक सोना ही होता। अब वह साहेब के बारे में बताना शुरू करते हैं कि उसने बहुत समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। उसका घर कहां था? सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ द ढाका। ढाका की ग्रीन हरी वादियों के बीच में। मतलब बता रहे हैं कि ढाका के भी उसने क्लाइमेट के बारे में, उसके सिनेरियो के बारे में उसने थोड़ा सा बता दिया। वहां से छोड़ने का कारण उन्होंने बताया कि उनके घरों को, उनके खेतों को उसकी मां ने बताया कि तूफान ने समाप्त कर दिया है। अब देखिए यहां पे फिर एक बात बोलते हैं, दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और उसके बाद वो अपने घर को छोड़कर ऐसी जगह पर आ गए, बड़े शहर में, क्या करने के लिए? लुकिंग फॉर गोल्ड। फिर गोल्ड, क्या वो सही में सोने की तलाश में आए थे? नहीं, उनके लिए सोना था उनके जीवन को व्यतीत करने का सीमित साधन, जो भी उनके जीने के साधन के तौर पे उनको जहां से भी मिल जाए, क्योंकि जहां वो थे वहां तो उनको कुछ नहीं मिल रहा था।
तो द मीन्स ऑफ सर्वाइवल आर हियर गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड क्या है? उनके मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उनके जीने का साधन। जब उनसे पूछता है कि वाई डू यू डू दिस, तो उसका जवाब क्या आता है फिर? आई हैव नथिंग एल्स टू डू। मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है। वो बुदबुदाता है और लुकिंग अवे, बता रहा है कि इधर उधर देख रहा, दूर तक देख रहा, मेरे पास तो कुछ भी करने को नहीं है। तब ऐसे ग्लिबली, वो क्या होता है ग्लिबली? मतलब वहां पे लेखिका उससे हटखेली कर रही हैं, बातों का जो मजाक होता है वह कर रही हैं। बोला जाओ स्कूल जाओ। लेकिन जैसे ही वो इस बात को बोलती हैं, तुरंत अपने भाव को बता रही हैं, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि उनका जो वह सलाह था वह कितना खालीपन लिए हुआ था। उसने बोल तो दिया गो टू स्कूल, लेकिन यह शब्द अपने आप में कितना वजनी है एक ऐसे लड़के के लिए जिनके पास स्कूल जाने के साधन के नाम पे कुछ नहीं है। कितना खालीपन था उनके सलाह में। लेकिन फिर भी उस लड़के ने जवाब दिया, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। मेरे स्कूल के आसपास, मेरे घर के आसपास कोई स्कूल नहीं है। अगर वो बनाएंगे तो मैं जाऊंगा। तब फिर एक बार और थोड़ा सा मजाक करते हुए लेखिका उससे बोल देती है, अच्छा अगर मैं स्कूल चालू कर दूं तो तुम आओगे? वो बिल्कुल बोलता, हाँ हाँ क्यों नहीं आऊंगा। लेकिन अब देखिए आगे जब कहानी बढ़ती है तो ये जो उनके लिए मजाक था वो कितना महंगा पड़ना शुरू होता है लेखिका को। राइटर फील्स एम्बैरेस्ड। क्यों? वो लड़का बार बार उनसे पूछता है, कब खुल रहा है तुम्हारा स्कूल, कब से आऊं मैं स्कूल में? तब वो जवाब देती है कि भैया स्कूल खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। और यह बोलते हुए वो उनको इस बात की बड़ी चिढ़ होती रहती है, उनको अपने आप में खराब लगते रहता है कि मैंने ऐसा वादा किया ही क्यों। लेकिन फिर वो एक बात बताती हैं कि बट प्रोमिसेस लाइक माइंड अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड। लेकिन जिस प्रकार का वादा मैंने किया है वह इनके जीवन के काले गहरे अंधेरे जीवन में, दुनिया में चारों तरफ ऐसे वादे घूमते रहते हैं। मतलब हर जो अगला बंदा है, हर जो अगला व्यक्ति है इनके पास आता है अपना काम निकालने के लिए, इनको कोई ना कोई वादा करके चला जाता है और वह वादे कभी पूरे नहीं होते। लेखिका बताती हैं, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों इनको जानने के बाद उस बच्चे का नाम जान पाई। बोलती हैं, और उस बच्चे का नाम क्या था? साहिब ए आलम। उनको बड़ा आश्चर्य लगता है। बोले यार ये लड़के का नाम साहिब आलम है, जिसका मतलब होता है दुनिया का राजा। अगर ये लड़का इस बात को जान ले कि इसके नाम का क्या मतलब है तो उसको कितना खराब लगेगा। उसको विश्वास होने में शायद समय लग जाए। क्यों भैया? ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड। वो क्या, उस लड़के का दिनचर्या कैसा था? वो गलियों में ऐसे ही घूमता रहता अपने नंगे पांव घूमने वाले दोस्तों के साथ। अब इसके साथ फिर एक लाइन आती है, हु अपीयर्स लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। वो बच्चे कैसे थे जो सुबह अपने भोजन की तलाश में, अपने जरूरी सामानों की तलाश में निकलते, लाइक अ मॉर्निंग बर्ड्स। जो सुबह की चिड़िया वो घर से क्यों निकलती है? खाने की तलाश में। खाने की तलाश में। खाने की तलाश में, अगर उनको घोंसला बनाना है तो उसके सामान की तलाश में, मतलब अपनी जरूरी सामानों को इकट्ठा करने के लिए। यस सर। और दोपहर के होते होते वो गायब हो जाती हैं, क्योंकि वो जाके फिर अपने घोंसले में अपने चूजों को सबको देती, वैसे ही वो भी गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक सिमाइली का प्रयोग किया है। उन्होंने उन बच्चों को मॉर्निंग बर्ड के समान तुलना की गई है यहाँ पे। ओवर द मंथ, महीनों के बाद बताती है, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। मैं महीनों बाद कम से कम सभी को थोड़ा थोड़ा पहचानना शुरू कर दी थी। तब उनसे में से एक को पूछती है कि भैया व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आप चप्पल क्यों नहीं पहनते? तो उनमें से एक जवाब देता है कि भैया मेरी माँ मेरे को निकाल के ही नहीं देती। एक जवाब देता है कि भैया अगर मेरे को देंगी भी तो मैं नहीं पहनूंगा। और जिसने यह जवाब दिया अब उसकी स्थिति बताता है, वो जूता तो पहना हुआ है, लेकिन कैसा जूता पहना हुआ है? अलग अलग रंग का, टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन तीसरा बोलता है, भैया मेरे को चाहिए, आई वांट शूज। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी कभी पहना ही नहीं, जूता कभी पहना ही नहीं। तब लेखिका एक घटना के बारे में बताती हैं कि वो ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। मैं जब बहुत से देशों में, देश दुनिया में जब घूमी तो मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा जो
जूते चप्पल नहीं पहनते थे, नंगे पांव घुमा करते थे शहरों में, गांवों में। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। शायद कभी किसी से उन्होंने पूछा होगा तो उन्होंने उसे बता दिया कि भैया ये कोई हमारे पैसे की कमी नहीं है, हमारी ये परंपरा है कि हम नंगे पांव ही घूमें। लेकिन लेखिका समझ उस बात को फिर गहराई सोचती है, बोलती आई वंडर दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज। ये केवल एक बहाना था, क्यों? टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ताकि उन्हें अपने जो सतत गरीबी, यहाँ पे देखो परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, शाब्दिक अर्थ क्या है? निरंतर गरीबी। लेकिन यहाँ पर क्या बताना चाहे हैं कवि, इस लेखक इस मामले इस सब वाक्य से, कि वो ऐसे इकोनॉमिक कंडीशन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक ऐसी आर्थिक परिस्थिति उनके साथ गुजर रही है जिनमें उनकी गरीबी कभी समाप्त होने वाली ही नहीं है। संभावना को भी समाप्त किया, क्यों? क्योंकि गरीबी को समाप्त करने वाले जो साधन है वह उन्हें उपलब्ध ही नहीं कराए जा रहे हैं। कैसे उनकी गरीबी खत्म होगी? और उसी समय उन्हें एक कहानी याद आती है जो उनके उडुपी के एक मित्र ने उन्हें सुनाई थी। वह बताते थे कि जब भी वह, उनका जो स्कूल था उनके एक पुराने मंदिर के पास में ही था, और जब भी वह वहां से गुजरते थे, और उसके पिताजी क्या थे? पृष्ठ थे, पुजारी थे। तो जब भी मंदिर के बगल से गुजरता वो वहां पर रुकता और भगवान से एक जोड़े जूते के लिए प्रार्थना करता। और फिर कहानी को आगे बढ़ाते हुए लेखिका बोलती हैं कि 30 years later I visited his town and temple। 30 साल बाद वह उनके शहर में और उस मंदिर में जब पहुंची तो यहाँ पे फिर उन्होंने उसके बारे में एक व्याख्या की, which was now drowned in air of desolation। मतलब पहले वो एक हरा पूरा इलाका रहा होगा, लेकिन अब वह सूना हो चुका है। drowned in air of desolation, वहां पे अब सूनापन है, खालीपन है। लेकिन वहीं उस मंदिर के जो पीछे है, जहां पे अब नया पुजारी रहता है, वहां उसके घर में अब लाल सफेद की कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां, और वहीं पे एक बच्चा आता है जिसके पैर में जूते मोजे सब है, स्कूल बैग, फोल्डिंग बेड। मतलब बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अब उसके बच्चे की परिस्थिति कैसी है। 30 साल पहले वही एक पुजारी का बच्चा हुआ करता था जिसके पास एक जूते भी नहीं थे और भगवान से जूते मांगा करता था। वहीं अब एक पुजारी की स्थिति कैसी हो गई है कि उसका बच्चे के पास जूते हैं, मोजे हैं, वो स्कूल जा रहा है। मतलब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर शो की गई है यहाँ पे, और उस बच्चे को देखते हुए उसको वो बच्चा याद आ जाता है भगवान से प्रार्थना की थी, और अंततः उसे वह जूते मिल भी गए थे। और फिर उसने भगवान से एक प्रार्थना की, मुझसे कभी जुदा मत हो, मैं इन्हें सदा पहनता रहूं। और ऐसा लगता है द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, कि भगवान ने उनकी सुन भी ली और उनको आशीर्वाद दे भी दिया था। क्योंकि इस प्रकार के जो यंग बॉयज लाइक प्रिस्ट, सन ऑफ द प्रिस्ट है, जो पुजारी के बच्चे की तरह जो बच्चे हैं, अब जूता पहनना शुरू कर दिए हैं। लेकिन फिर उनको वो रैक पिकर याद आते हैं, वो कचड़ा बीनने वाले साहब आलम जैसे लोग याद आते हैं जो आज भी जूतों से वंचित हैं। मतलब जूते को यहाँ पे उनकी आर्थिक स्थिति के साथ जोड़ा गया है। बेटा ध्यान दीजिएगा, जूता होना नहीं होना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं होगी, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जूतों को आर्थिक स्थिति के साथ जोड़ा गया। इतने गरीब हैं कि उनके पैर में पहनने के लिए टूटी सी चप्पल भी नहीं है। और फिर बताती हैं कि माय एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी। जब उनके उन कचरा बीनने वालों से जब दोस्ती हुई, जब उनसे पहचान हुई, तो उनके माध्यम से वो सीमापुरी नाम के एक स्थान पर पहुंचे। और सीमापुरी का वो डिस्क्रिप्शन देते हुए बताती हैं, अ प्लेस ऑफ द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली। वह दिल्ली का एक पेरिफेरी है, मतलब वहां पे आसपास का इलाका है, उसका उपनगर, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन वह उससे मीलों दूर है। लेकिन फिर भी मेटाफोरिकली बोल रहे हैं, लाक्षणिक तौर पे हम उसको दिल्ली का ही जुड़ा हुआ इलाका मान लेते हैं। अब जहां पर कौन रहते हैं? लिव्स हियर आर स्क्वाटर्स हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। वहां पे अब स्क्वाटर्स मतलब बेजा कब्जाधारी, अवैध रूप से रहने वाले,
came from Bangladesh back in 1971. 1971 में जो बांग्लादेश से आए हुए थे वैसे लोग वहां पर बेजा कब्जा करके रहना शुरू कर दिए हैं और साहेब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। अब सीमापुरी के बाद बताते हैं, सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। सीमापुरी उस वक्त क्या थी? क्या था? एक वीरान सुना सुनसान इलाका था और बड़ा मजाकिया और बड़ा ही मजेदार ढंग से उन्होंने यहाँ पर पेश किया। इट स्टिल इज, वह अब भी एक वीरान इलाका है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। वीरान है पर अब खाली नहीं। वह इलाका वीरान जरूर है पर अब खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे अब कीचड़ में अब कुछ झोपड़े बन गए हैं जिनके तारपोलिन और टीन के छत हैं, जहां पे सीवेज का कोई व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज का कोई व्यवस्था नहीं। सीवेज मतलब जो हमारे बाथरूमों का पानी निकलता है, ड्रेनेज मतलब नालियां। और वहां अब 10,000 रैक पिकर्स, कचरा बीनने वाले रैक पिकर्स अब रहते हैं। मतलब अब वह अभी भी वह वीरान है। वीरान क्यों है? कितने लोग रहते हैं फिर भी वीरान क्यों है? खाली नहीं है पर वीरान है, क्योंकि वह भी वह कचड़े के समान ही रह रहे हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, समाज से फेंके मैले कुचले फेंक दिया गया, जिनसे कोई बात नहीं करता, जिसको कोई पूछता नहीं, जिनसे किन्हीं कोई मतलब। कचड़ा मतलब क्या होता है? अपने घर से हम उस सामान को कचड़ा समझ के बाहर निकालते हैं जिससे हमको कोई सरोकार नहीं रह गया है। वैसे ही रैक पिकर भी है, मतलब वो वहां रहते तो है, इंसान तो है, वो उस इलाके को भर तो जरूर दिए हैं, वो खाली नहीं है, लेकिन वीरान अभी भी है। बहुत गहरी लाइन है अगर आप समझ सको तो। और वो वहां पर कितने दिनों से रह रहे हैं? 30 वर्षों से, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के वो वहां पर 30 वर्षों से रह रहे हैं, विदाउट परमिट। वहां पर रहने के लिए उनको किसी ने परमिट नहीं दिया है, कोई उनको ले जाकर वहां बसाया नहीं है, वो अपने मन से आके बस गए हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी, जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सीधा सीधा कटाक्ष है। क्या है? बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट। लेकिन उनको राशन कार्ड दे दिया गया है जिसके कारण उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता। लेकिन आगे की बात वो छुपाकर सिर्फ बोलते इनेबल देम टू बाय ग्रेन फूड, ताकि वह अनाज खरीद सके। लेकिन वोटर लिस्ट का नाम जोड़ के उन्होंने बता दिया कि उनका नाम वहां पे किन्होंने जुड़वाया है? कुछ राजनीतिक लोगों ने जुड़वाया है, जिनको केवल उनके वोट से मतलब था, उनके जीवन के सुधार से उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने उन्हें 2-4 किलो चावल के लोभ में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दिया और उसके आधार पर उनसे उनका वोट ले लिया। बाकी उसके बाद उनसे उनका कोई लेना देना नहीं था। अब उनकी स्थिति बताती है, उनको भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका भी कहना यही था। उनमें से एक महिला पूछने पर बताती है कि भाई आप लोग अपना घर क्यों छोड़ दिए थे? तो वो बताती हैं कि भैया फूड ज्यादा जरूरी है ना सर्वाइवर के लिए, आइडेंटिटी से, पहचान से ज्यादा जरूरी खाना है। कोई पहचाने मत पहचाने, खाने को दे दे, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्यों? क्योंकि अगर हम दिन के वक्त कुछ भोजन लेके रात को अगर बिना पेट में दर्द हुए सोने चले गए तो ज्यादा बेहतर है कि हम उस जगह को छोड़ दें जहां पे कुछ नहीं मिलता था। तो बताना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने बांग्लादेश छोड़ के दूसरे शहरों पे आकर अपने आप को बसा लिया है। अब फिर उनके दिनचर्या के बारे में बताती हैं कि व्हेनेवर दे फाइंड फूड, जब भी उन्हें कोई कहीं पे भी खाने को मिल जाता, they pitch their tents that becomes transit homes। वो अपना तंबू वहीं पे लगा लेते हैं, क्योंकि वो उनका ट्रांजिट होम था, जिस घर को वो कहीं भी ले जा ला सकते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। जीवन यापन का मतलब सीमापुरी में क्या था? कचड़ा बीनना। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे वो कुछ काम धंधा करना चाह रहे हैं, उनको कोई मौका मिल रहा, नहीं। उनको जीवन के लिए उनका आधार था कचड़ा बीनना। और सालों में उन्होंने इसे एक कला के तौर पर बना भी लिया। तो मतलब उनके अगर वो बात भी कर, कला को ही बना लेना मतलब वो सोते समय भी कचड़ा सोच रहे हैं, जागते समय भी कचड़ा सोच रहे हैं, बात करते हैं तो भी कचड़े के बारे में करते हैं। अरे तेरे को क्या कचड़ा मिला आज, तेरे क्या मिला आज, तेरे क्या मिला, तो क्या मिला, तो मतलब कचड़े में से क्या मिला। मतलब उनके जीवन में सिर्फ कचड़े के बारे में ही अब विचार रह गया कि उनके पास आगे कुछ करने के लिए कुछ नहीं बचा है। और गार्बेज टू देम इज गोल्ड। और अब बता रहे हैं ना, गार्बेज टू देम, और वही कचड़ा इनके लिए क्या है? सोना है। क्योंकि वह उनको इट इज देयर डेली ब्रेड, वही उनकी रोजी रोटी है, वही उनका रोज का खाना है और उनके सर की छत है।
भले वह चपकती हो, लेकिन बच्चों के लिए यह बहुत कुछ है। यस सर। और वही फिर एक दिन साहेब से फिर मुलाकात होती है। उस दिन साहेब को क्या मिला है? आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट। साहेब बताता है कि मुझे कभी कभी इसमें से 1 रुपया, कभी कभी 10 रुपया मिल जाता है, और यह बताते हैं उसकी आंखें चमक गई, मतलब वो 1 रुपया 10 रुपया भी उसके लिए कितना कीमती है। When you find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. बोले लेकिन जब अगर तुमको अगर कोई सोने का सिक्का मिल जाए, तब भी तुम इसको ढूंढना नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि अब यह तुम्हारे लिए एक उम्मीद की घड़ी हो जाएगी कि अब मेरे को और भी कुछ मिल सकता है। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to them. मतलब सीधा सीधा बता रहा है, बच्चों के लिए उस कचड़े का और वहां के बड़ों के लिए उस कचड़े का कितना अलग अलग मीनिंग है। बच्चों के लिए वह क्या है? इट इज wrapped in wonder. बच्चों के लिए वो उनके सपनों का खजाना है, जो कि एक wrapped मतलब जैसे हम लोग wrapping का मतलब हम लोग एक अपने गिफ्ट वगैरह को जो अच्छा हरी पीली पन्नी में सजाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड wrapping. wrapped in wonder मतलब अच्छे से सजा हुआ उनका एक सपने का खजाना है। और बड़ों के लिए वो क्या है? बड़ों के लिए वह जीने का सहारा है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल। वन विंटर मॉर्निंग, एक सुबह क्या देखा लेखिका ने? साहेब एक गेट के सामने खड़ा है, वहां पे 2 लोग सफेद कपड़ा पहन के टेनिस खेल रहे हैं, और वह बोलता है आई लाइक द गेम, मुझे यह खेल बहुत पसंद है। और कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, उसको देखने के लिए वह वही गेट के पीछे में खड़ा रहता है। और उसके बाद बोलता है ये जो गार्ड है ये मेरे को कभी कभी अंदर जाने देता है। द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग, ताकि मैं वहां जाके अंदर में झूला झूल सकूं। और उस समय वह भी एक जोड़ी जूता पहना हुआ है, जो कि उसके कपड़ों से मैच तो नहीं कर रहा। और यहाँ पर फिर एक अपर कास्ट और लोअर कास्ट या फिर अमीर और गरीब के अंतर को बताने का यहाँ पे लेखिका ने प्रयास किया है कि वो जूता किसका है? वो जूता किसी अमीर लड़के ने, जिसको जूते में छेद हो गया था, तो उसको वो लगा कि अब ये छेद वाला जूता मुझे नहीं पहनना है, और उसने उसे फेंक दिया और उसे इसने उठा लिया या उसको दे दिया। मतलब देखिए, जहां पे एक बच्चे के लिए वो बेकार चीज थी, वहीं पे दूसरे के लिए वह सपना पूरे करने जैसा हो गया। For one who has walked barefoot, even shoe with a hole is a dream come true. भले ही छेद वाला जूता हो, लेकिन उसके लिए वह एक सपने पूरा करने जैसा हो गया। But the game he is watching so intently is out of his reach. लेकिन इन सब के बावजूद, चाहे कुछ भी कर लो, जो खेल वह देख रहा है वह उसके लिए अभी भी दूर की कौड़ी है, क्योंकि वो खेल इतना महंगा है कि वो शायद कभी इस खेल को न खेल पाए। और उसी शाम एक शाम साहेब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ। साहेब जब एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था, एक पीपा था हाथ में, और बड़ी खुशी से बताता है आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। मैं यहाँ पे नीचे में रोड में टी स्टॉल में काम करता हूँ, चाय के ठेले में। थोड़ी दूर में उंगली दिखाते हुए बताता है, he says pointing in the distance, I am paid 100 rupees and all my bills. मुझे 800 रुपए मिलता है और पूरा खाना मिलता है। लेकिन जब उससे लेखिका ने पूछा does he like the job, क्या तुम्हें यह काम पसंद है? His face I see, बताती है उसका चेहरा मैंने देखा, has lost the carefree look, उसके चेहरे में जो स्वतंत्रता का जो नजारा था वह उसके चेहरे से अब हो चुका था। क्योंकि the steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. क्योंकि वो जो स्टील कैनिस्टर था वह उस कचड़े के झोले से भी ज्यादा भारी था। क्यों? क्योंकि the bag was his. भले वह कितना भी भारी होता वो कचड़े का झोला, लेकिन वो उसका खुद का था। और वो जो कैनिस्टर था belongs to the man who owns the tea shop. वो कैनिस्टर दूसरे का था। इसका मतलब वो था अब अपने मर्जी के मालिक नहीं रह गया था, अब वो क्या हो गया था? अब वो एक नौकर बन चुका था। अब उसके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं था।